निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों 1930 में इसी दिन को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। जिला स्तर, ग्राम स्तर और खंड स्तर की उन्होंने बात करी थी, तहसील स्तर की बात नहीं करी थी। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? देखिए, पहला नगर निगम भारत में 1687 में मद्रास में स्थापित हुआ था। और देखिए, चेन्नई का जो है पुराना नाम क्या है? मद्रास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, नगर निगम की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं कि नगर पालिका से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि नगर पालिका को संविधान में कब जोड़ा गया। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संविधान में स्थान दिया गया, जो कि हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए हैं जिन पर नगर पालिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में महिलाओं के लिए देखिए स्थान आरक्षित कहां पर है? लोकसभा में बिल्कुल भी नहीं है, मंत्रिमंडल में बिल्कुल भी नहीं है, राज्य विधानसभाओं में बिल्कुल भी नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर पालिकाओं में ध्यान रखिएगा, महिलाओं का स्थान जो है वो आरक्षित है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? 2012 में। अभी लेटेस्ट पार्टी है ये। ठीक है, दिल्ली में इनकी सरकार है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्यसभा में इनकी 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जेडीएस। आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक इलेक्शन में अभी हाल ही में रिजल्ट आए तो जेडीएस का आपने नाम सुना होगा, जनता दल सेलुलर। जनता दल से अलग होकर इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना की थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इसकी स्थापना करी थी। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 370। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? देखिए, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, हमने डिस्कस कर ही रखा है। तो जब हमारा संविधान बना था तब इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। फिर संशोधन होते रहे और भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में आज भाषाओं की संख्या है 22। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट भाषा बता देता हूँ, सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस 22 भाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये मेन इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। एक बार आपने सुन लिया, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक हो जाएगा। संस्कृत बिल्कुल है, सिंधी बिल्कुल है, अंग्रेजी नहीं है, नेपाली बिल्कुल है। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? मैंने अभी आपको बताया कितनी है, 22। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत। राज्यपाल जो होता है बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, राज्यपाल दिलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167। देखिए, मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपको 163 याद रखना है और 167 ध्यान रखना है। 167 में उसके कार्यों को परिभाषित किया गया है और 163 में उसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। राज्यपाल को जानकारी देने हेतु मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है 167 आर्टिकल में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का मतलब है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है भाग 5 से संबंधित है। ओके, इसके गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है। अगर दोस्तों हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो वो संबंधित हैं भाग 6 से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाग 5 से संबंधित है, हाई कोर्ट जो है वो भाग 6 से संबंधित है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो उसका अधिकार सिर्फ भारत की संसद के पास है। ओके, स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी और एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश था।
उसके बाद में ज़रूरतें बढ़ती गई, उसके हिसाब से संशोधन होते गए और वर्तमान में बात करते हैं तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, बढ़कर 30 हो गई है। और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश। तो ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा वर्तमान का, वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। डी आंसर इसका सही होगा। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए? तो कोई भी निर्धारित नहीं की गई है न्यूनतम आयु सीमा, पर मैक्सिमम कब तक वो अपनी सेवा दे सकता है वो जरूर डिसाइड किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 65 वर्ष तक वो अपनी सेवा दे सकता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ए आंसर। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में देखिए न्यायाधीश पूछा है ना, तो 30 होगी संख्या। यहाँ पर 31 मत करके आ जाना, क्योंकि एक जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ न्यायाधीश पूछा है, इसलिए 30 आंसर बिल्कुल सही होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी देखिए हाल ही में आपको पता होगा, मैंने आपको करंट अफेयर के वीडियो में बताया है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसकी पहले सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2.8 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, उसकी पहले सैलरी कितनी थी? 90,000 थी, जिसकी सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। तो ये दोनों चीज़ अभी ध्यान रखिएगा, मैंने करंट अफेयर में भी आपको बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे सौंपती हैं? लोक लेखा समिति जो होती है वो रिपोर्ट किसे सौंपती हैं? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, इसका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, विपक्ष दल का नेता होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो वह कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जो कि एक विधि अधिकारी होता है भारत का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, पर संसद में बोलने का इसको अधिकार होता है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं होता है भारत के अटॉर्नी जनरल को, सिर्फ संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? ध्यान रखिएगा, कोई विधेयक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लोकसभा में आता है तो वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति की परमिशन के बाद वो लोकसभा में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो कौन करता है यहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर ये पूछते हैं कि किसकी अनुमति से रखा जाता है, तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाता है। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका उपयोग करेगा? देखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है, पर मतों की समानता की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष का जो मत होता है वो निर्णायक साबित होता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 100 में बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखे हैं, अच्छे से चैप्टर वाइज हमने सॉल्व कर रखे हैं। आई थिंक आपको ये सब सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति है, तब राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अगर हम महिला की बात करेंगे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? मीरा कुमारी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। डी आंसर। पंचायती राज विषय हैं, पंचायती राज जो विषय हैं वो राज्य सूची से संबंधित हैं। ठीक है, सिंचाई हुआ, भू राजस्व हुआ, पंचायती राज हुआ, ये सब विषय जो हैं राज्य सूची से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? किसने की है? पहले जो थे वो ज्योति बसु थे, हाल ही में पवन कुमार चामलिंग जो है वो भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति बने हैं। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं ये, 1994 से मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में भी यही पवन कुमार चामलिंग जो हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं।
किस पार्टी संबंधित हैं ये? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंधित हैं, SDF। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है विधान परिषद, और निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? किस राज्य ने अपनाया था शून्य आधारित बजट को? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने 1987-88 में जीरो बेस बजट सिस्टम को अपनाया था। क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। शून्य आधारित बजट होता है कि एक नए सिरे से बजट को बनाना, पुराना सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से बजट को बनाना शून्य आधारित बजट कहलाता है। बता चुका हूं आपको मैं अच्छे से ये। देखिए, अगर विश्व में बात करते हैं हम कि सबसे पहले शून्य आधारित बजट को किसने अपनाया था, तो वो अमेरिका ने अपनाया था 1973 में। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? विधान परिषद की मैक्सिमम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3। मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 उस राज्य की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, भारत की प्रस्तावना में इसमें संशोधन किया गया था और मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं, राज्य में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो ये डिसाइड करने के लिए आया 91वें संविधान संशोधन, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का कितना? 15%। आंसर क्या होगा? डी आंसर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? देखिए, बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय दिया था और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, 2 स्तरीय उन्होंने बताया था। तो आंसर क्या होगा? देखिए, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो फ्रेंड्स, बलवंतराय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। उसके बाद में अप्रैल 1958 में इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया और 1959 में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में की गई, नागौर जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नागौर जिला, ध्यान रखिएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, वन जो है समवर्ती सूची संबंधित है, बिल्कुल समवर्ती सूची कॉन्करेंटली से संबंधित है। वन हुआ, चाहे वन जीव हुए, जंगल हुए, ये सब समवर्ती सूची से संबंधित हैं। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची से, ये गलत है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो वो आता है संघ सूची में। बी आंसर इसका सही होगा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। ए आंसर इसका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40। ठीक है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है ये अनुच्छेद 40, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? उप प्रधानमंत्री पद जो है, जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, उस पर अभी तक भारत में 7 लोग जो है वो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हुए थे वो कौन थे? सरदार पटेल थे। और सबसे लास्ट में कौन हुए? लाल कृष्ण आडवाणी। इंपॉर्टेंट मैं आपको और बता देता हूँ, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्री परिषद था, उससे रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जो पहला मंत्री परिषद था उसके अंदर शिक्षा मंत्री थे, वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। वित्त मंत्री RK शेट्टी थे। और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर गृह मंत्री का पूछ रहे हैं, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे?
डी आंसर बिल्कुल सही होगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। देखिए शून्यकाल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए इसको। संसद के सत्र की दिनचर्या जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। मॉर्निंग से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। और उसके बाद का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, कार्यसूची कहलाता है। इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वो क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। डी आंसर। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसका मंत्री पद जो होता है वो छीन लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल आप अरुण जेटली देख सकते हैं। वो लोकसभा इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद में उनको राज्यसभा से सीट मिल गई, मतलब राज्यसभा के वो सदस्य बन गए, तो उसके बाद में उनका मंत्री पद जो था वो उनसे नहीं छीना गया, स्थायी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। कौन थे वो, चौधरी चरण सिंह। ऐसे ध्यान रखिए कि चौधरी चरण सिंह के चरण संसद में नहीं पड़े, उससे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए, 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों या फिर संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। देखिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली को छोड़कर सभी में एक एक सीट है। और राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों में एक एक सीट है। तो उस हिसाब से देखिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो एक सीट हो गई, सिक्किम और मिजोरम में एक एक सीट है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, एक एक सीट दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा। और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक सीट है लोकसभा की। सबसे अगर ज़्यादा अगर हम बात करते हैं लोकसभा की सीट किस राज्य की है, तो देखिए 80 है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। देखिए मिनिमम सांसद होना चाहिए लोकसभा में 55, तभी आप विपक्षी दल होने का दावा पेश कर सकते हो। कांग्रेस जो है वो हाल ही में विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि उसके पास में वर्तमान में जो है लोकसभा में सिर्फ 44 सांसद है। तो भारत में अभी कोई भी विपक्षी दल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर। लोकसभा के चुनाव के पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। लोकसभा के चुनाव के पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती हैं। कितने दिनों तक रोक सकती हैं, 14 दिन तक। ये आंसर सही होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में वो लोकसभा में रखा जाता है सबसे पहले। उसके बाद में लोकसभा से पारित होकर कहाँ जाता है, फिर ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको 14 दिन मैक्सिमम रोक सकती है। अगर 14 दिन में डिसीजन नहीं लिया तो ऑटोमेटिक ये पास माना जाता है। उसके बाद में फिर से ये लोकसभा में आता है, लोकसभा से पास होकर कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर फाइनल मुहर लगाता है। तो धन विधेयक की देखिए मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ पहले भी। राज्यसभा जो होती है वो 14 दिन तक इसको रोक सकती है, तो ए आंसर इसका सही होगा। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बराबर अपनी सेवा दी है। एस राधाकृष्णन जो थे उन्होंने 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी है, और उनके बाद में हामिद अंसारी जो हैं भारत के पिछले उपराष्ट्रपति जो थे, ठीक है, उन्होंने 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। तो सी आंसर इसका सही होगा। हाल ही में देखिए 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन भारत में काम कर रहे हैं, वेंकैया नायडू। 2017 में ये उपराष्ट्रपति बने भारत के। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राज्यसभा लेती है, लोकसभा लेती है, विधानसभा लेती है, विधान परिषद नहीं लेती है। डी आंसर इसका सही होगा। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। हाल ही में 14वें राष्ट्रपति कौन है भारत के, रामनाथ कोविंद ने। 13वें कौन थे, इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, और 12वें कौन थे, प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी। तो आंसर ए सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। संविधान सभा ने इनको नियुक्त किया था। 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, 12 साल। सबसे ज़्यादा ये रहे 12 साल तक। सी आंसर इसका सही होगा। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर।
जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर होते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एक ही बार हुआ है, मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है वो 1 मंथ के लिए राष्ट्रपति बने थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए अभी बताया मैंने आपको, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, डी आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 123। संसद सत्र अगर नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए ऐसा अध्यादेश जो होता है, ऐसा कानून जो होता है कब तक वैलिड होता है? संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो वैलिड रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो संसद में। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बताया मैंने आपको। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए महाभियोग प्रस्ताव मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसका हमारे संविधान के 61वें अनुच्छेद में उल्लेख है। मैंने आपको बताया था महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। मान लेते हैं कि लोकसभा से अगर चालू हो रही है तो लोकसभा में सबसे पहले 1/4 जो लोग हैं वो लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद में 14 दिन के बाद लोकसभा में वोटिंग होती है। अगर 2/3 बहुमत अगर मिल गए लोकसभा में तो प्रस्ताव पास होकर राज्यसभा में जाता है। फिर राज्यसभा में वोटिंग होती है, अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत मिल गए तो फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। इसके ऊपर वाला गलत है, सदन में उपस्थित नहीं, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जब मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन आया जिसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में। तब से संख्या कितनी हो गई इसकी? 11 हो गई। सी आंसर इसका सही होगा। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने, डी आंसर। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये बिल्कुल। जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में, उसमें अनुच्छेद 47 आता है। 47 क्या बोलता है अनुच्छेद? राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पोषण की रक्षा करे, राज्य। तो उस कंडीशन में राज्य सरकार जो है वो शराबबंदी लागू कर सकती है। ठीक है, धारा 47, ए आंसर सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? अनुच्छेद 51, बी आंसर। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए आवश्यकता होती है? देखिए अगर किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाना है तो उसके लिए एक रीट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, बी आंसर सही होगा। ये रीट क्या होती है? देखिए अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पुलिस या किसी राजकीय संस्था ने गिरफ्तार कर लिया तो ये रीट जो होती है ये आदेश देती है उस पुलिस या राजकीय संस्था को कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके आरोपों को अदालत में बताया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती हैं ये आदेश देती हैं। ठीक है, तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? हेबियस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? कब जारी किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पुलिस या किसी राजकीय संस्था ने बंदी बना लिया हो। तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, आंसर क्या होगा? सी आंसर।
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य क्षेत्र और कितने राज्य बने थे? देखिए 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। सी आंसर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था? 1956 में इसका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, इसका उपयोग किया गया। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये तीनों अनुच्छेद जो हैं ये आपातकाल से संबंधित हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 जो है और राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो 352 का उपयोग हो चुका है, 356 का भी उपयोग हुआ है, पर 360 जो है वित्तीय आपातकाल वो भारत में कभी नहीं लगा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 360 का उपयोग कभी नहीं हुआ है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसे संबंधित है? 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखिए ए आंसर सही होगा। संविधान का संशोधन करने की संसदीय शक्ति, ए आंसर। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल 352। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर पूछते तो 356 और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल मतलब 352। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए देखिए प्रावधान है आर्टिकल नंबर 324। सी आंसर सही होगा, जो कि भाग 15 से संबंधित है। ओके, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, मतलब कितने भाग हैं उसके? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भाग 3, ए आंसर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 245 है। इसमें से मैंने आपको बताया था 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और बची हुई कितनी 233 जो है वो निर्वाचन के द्वारा होती हैं। 233 इसमें से 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से और बची हुई 229 सीट जो है वो राज्यों से चुनी जाती हैं। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। आंसर क्या होगा? ए आंसर। वर्तमान पूछते तो 245 सही आंसर होगा। संविधान की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव जो था वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्य है। भारतीय संविधान जो है वो बड़ा संविधान है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा संविधान है। तो बहुत छोटा एवं ये दोनों गलत हो गए। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, बिल्कुल ये सही है। यह लिखित संविधान नहीं है, लिखित है, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पर इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना केंद्रीय सूची में है, बैंकिंग बिल्कुल है, मजदूर संगठन, मजदूर संगठन जो है कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय है, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं है? देखिए फ्रेंड, विधान परिषद मैंने आपको बताई थी भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। उसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, टीबी जुकाम। ठीक है, विधान परिषद में लोग क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं, इस वजह से उनको टीबी हो गया खांस खांस के और जुकाम हो गया। ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो टी से बना तेलंगाना, बी से बना बिहार, जे से बना जम्मू कश्मीर, यू से बना उत्तर प्रदेश, के से बना कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। तो बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों है, ओडिशा नहीं है। देखिए ए आंसर यहाँ पर सही होगा, ओडिशा में विधान परिषद का गठन नहीं है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, बिल्कुल केंद्रीय सूची का विषय है रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है? विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल सी आंसर सही होगा। राज्य वित्त आयोग पूछ ले चाहे वित्त आयोग पूछ ले, दोनों जो है संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में, और अगर वित्त आयोग पूछ ले तो उसके गठन का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में दिया है, वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का पूछा है तो राज्य वित्त आयोग का हमारे संविधान के 243 आर्टिकल में वर्णन है, तो एक संवैधानिक संस्था है।
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग का काम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने अच्छे समझाया था आपको। केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करने का काम होता है फाइनेंस कमीशन का। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति लगती है? राज्य के राज्यपाल की। ये आंसर। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है? देखिए, राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको हटाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विधान परिषद की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होती है? 40। ठीक है। आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के शेट्टी ने। बी आंसर। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य? 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विपक्ष रखता है मंत्रिपरिषद के प्रति, और मंत्रिपरिषद फिर क्या करता है? विश्वास प्रस्ताव रखता है। तो वही बात हो रही है, तो डी आंसर सही होगा। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। बी आंसर। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री बिल्कुल होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं होते हैं। डी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सारे मेरे लेक्चर्स देख रखे होंगे पॉलिटी के, तो आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है? संविधान संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। ठीक है, कोई भी राज्य जो है वो संघ से पृथक नहीं हो सकता। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया? 91वें संविधान संशोधन, अभी बताया मैंने आपको। ए आंसर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है, जिसके अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हाल ही में ओम प्रकाश रावत हैं, ध्यान रखिएगा। और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोरा और अशोक लवासा हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जा सकता है। कौन है वो? ओम प्रकाश रावत हैं। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, बिल्कुल, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। चौथा देखिए अनुच्छेद 74(3), ये गलत है। तो 1 2 3 सही होंगे, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टेस्ट 2 कंप्लीट होता है।